सो हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम। ओके, होप ये जो वीडियो है आपको प्रोग्रेशन की क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस लेंगे उसमें सभी कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक प्रॉब्लम से। क्वेश्चन है अपना, given a sequence of four numbers, first three of which are in GP and the last three are in AP, with common difference 6. If first and the last term of this sequence are equal, then the last term is okay. क्वेश्चन जो है इसमें GP और AP दोनों ही इन्वॉल्व हैं। ओके, GP क्या होती है? GP वो जैसे लाइक मैं कहूँ कि अगर A1, A2, A3, A4 ये सब अगर GP में है तो हम कहेंगे कि A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। ओके, और अगर ये टर्म्स AP में होते हैं तो इनका जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। ओके, यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले उसने बोला है कि जब उसने कहा है कि विद कॉमन डिफरेंस 6, इसके जो लास्ट थ्री टर्म्स हैं वो AP में है और कॉमन डिफरेंस भी हमें गिवन है, तो ये सबसे बेटर हुआ। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट के थ्री टर्म्स में अज्यूम कर लेता हूं, दैट इज A, सेकंड टर्म होगा A plus 6 एंड द लास्ट टर्म इज A plus 12, क्योंकि उसने कहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 6 का है। ओके, तो यहां से हमें समझ आता है। अब उसने बोला है कि जो फर्स्ट थ्री नंबर्स हैं वो इसके GP में गिवन है। ओके, फर्स्ट थ्री ऑफ विच आर इन GP मींस पहला दूसरा सॉरी फर्स्ट जो यहाँ पर जो टर्म होगा वो GP का होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं अगर B अज्यूम कर लूं, लेकिन जो अपना लास्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आर इक्वल, मींस जो लास्ट है वही फर्स्ट है। सो A plus 12, तो ये तो और बेटर हो गया। मींस हमारे पास में जो अननोन है वो एक ही हुआ। हमें ऐसा कोशिश ऐसी करनी है कि जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो कम से कम रहे। ओके, नहीं तो बच्चा ऐसे अप्रोच करता है कि वो ऐसा अज्यूम कर लेगा कि ए आर स्क्वायर और फिर लास्ट टर्म जो है वो उसने एक सपोज B ले लिया, फिर इन तीनों को उसने AP में लिया, उसका कॉमन डिफरेंस 6 किया, तो वो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आंसर उससे भी आएगा लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। ओके, ये अब ये जो हमारी जो सीरीज बन रही है, जो सीक्वेंस बन रहा है उसमें केवल हमारे पास में एक ही अननोन है। तो अब सॉल्व कैसे करें? ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अभी तक हमने जो पहला लाइन है फर्स्ट थ्री ऑफ विच आर इन GP वो यूज नहीं किया है। मींस ये पहला दूसरा और जो तीसरा टर्म है वो GP में है, और अगर ABC आर इन GP तो हमें पता है कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि A अपॉन A प्लस 12 ये जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू A प्लस 6 अपॉन A। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो A स्क्वायर इज इक्वल टू A square plus 18A plus 72, A square gets cancel out, so A का वैल्यू हमें यहाँ से मिल रहा है -4 के इक्वल। ओके, A का वैल्यू अगर -4 के इक्वल है, आपसे पूछा है द लास्ट टर्म इज ओके। सो लास्ट टर्म, अपना लास्ट टर्म क्या होगा? दैट इज A plus 12, A is -4 plus 12 that is 8, so 8 is our required answer। ओके, सो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। बस हमें AP GP का आइडिया होना चाहिए कि रेशियो इक्वल होता है GP में और AP में इक्वल होता है उनका डिफरेंस। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज नॉट इक्वल टू -1, इफ 1 plus x whole power 2016 plus x into 1 plus x whole power 2015 and so on is equals to summation I is from 0 to 2016 ai into xi। ओके, इसका क्या मतलब है? जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें जो मैक्सिमम टर्म मिलेगा मींस जो हाईएस्ट पावर होगी वो x टू द पावर 2016 होगी। इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म भी होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a0 into x पावर 0 plus a1 into x पावर 1 plus a2 into x पावर 2 plus a3 into x पावर 3 up to a 2016 into x to the power 2016। ओके, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है a17 मींस हमें सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 17 बताना है। ओके, देखते हैं ये फॉर्मेट जो है वो किस टाइप का दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस करूं तो हमें मिलेगा x अपॉन 1 प्लस x, दिस डिवाइडेड बाय दिस करूं तो भी हमें x अपॉन 1 प्लस x मिलेगा। तो हमें देखने पर समझ आ रहा है कि ये तो एक GP है। ओके, अब ये GP है तो GP का सम हम जानते हैं, सम का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर
अप टू n टाइम्स, जो n टर्म्स का जो सम होता है दैट इज a इनटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ओके, ये n टर्म्स की जीपी का सम है. हियर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो. ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कभी कभी काउंट करने में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, तो आप किसी भी एक फैक्टर को पकड़े, मींस या तो 1 प्लस x को लें या फिर x को लें. आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो x की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है और x की पावर 2016 तक जा रहा है. मींस कितने टर्म्स हुए? 2017. ओके, 1 से स्टार्ट होता और 2016 तक जाता तो 2016 टर्म्स हुए, और 0 से स्टार्ट हो रहा है 2016 तक जा रहा है तो 2017 टर्म्स हुए. ओके, so number of terms तो हो गए 2017. so n is equals to 2017. the first term is what? 1 plus x whole power 2016. the common ratio is what? this upon this, so x upon 1 plus x. okay, ये सभी जो वैल्यूज हमें लिख रही है, आप सीरीज को उल्टा करके भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है नहीं. ओके, फिर आपके फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स तो वही रहेंगे. कॉमन रेशियो जो आपका फर्स्ट टर्म है वो चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करते हैं. सम हो जाएगा हमारा दैट फॉर्मूले a का वैल्यू है 1 प्लस एक्स पावर 2016 इनटू r इज व्हाट? x अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर and n is what? 2017 minus 1 upon that is x upon 1 plus x minus 1. ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये s का वैल्यू हो जाएगा 1 plus x होल पावर 2016. यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा that is x पावर 2017 minus 1 plus x होल पावर 2017 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल पावर 2017 डिनोमिनेटर में मिलेगा, यहाँ से 1 प्लस एक्स तो वो तो कैंसिल आउट हो गया, x 1 प्लस एक्स पावर 2016 हो जाएगा. यहाँ से एलसीएम लेने पर आएगा x माइनस 1 माइनस एक्स दैट इज माइनस 1. ओके, ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से s का जो वैल्यू मिल रहा है माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 1 प्लस एक्स होल पावर 2017 माइनस एक्स पावर 2017. ओके, तो सिंप्लीफाई होके ये जो फॉर्मेट था, ये जो सम था वो 1 प्लस एक्स होल पावर 2017 माइनस एक्स पावर 2017 में कन्वर्ट हो गया. ओके, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 17 फाइंड करना है. अब ये जो प्रॉब्लम है वो बाइनोमियल थ्योरम का हो गया. वो बाइनोमियल थ्योरम का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, वैसे हम उसका भी उस चैप्टर का भी डिस्कशन करेंगे. सो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n में से अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r फाइंड करना हो, सो देयर इज NCR सिंपल. तो इसमें से जो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 17 फाइंड करेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 17 ऑब्वियसली बात इसी में से आएगा, तो उसका वैल्यू होगा 2017 n c एंड r इज व्हाट? 17. सो 2017 c 17, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके अगर आप लिखेंगे, सो देयर इज 2017 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल into 2000 factorial. So this is the required answer. Okay, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. So students, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम. If b is the first term of an infinite GP whose sum is 5, then b lies in. Okay, infinite GP means उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं. ओके, उसके सम का फॉर्मूला भी हमें पता है दैट a प्लस ar स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट. इसका जो फॉर्मूला होता है सम का दैट इज a अपॉन 1 माइनस r. हियर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो. ओके, लेकिन यहाँ पर r के ऊपर कुछ कंडीशंस होना चाहिए. अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, लेट्स से r इज ग्रेटर देन 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो तो इंक्रीज होती जाएगी, और अगर वो इंक्रीज होती गई तो फिर अपना जो आंसर है वो तो इनफाइनाइट मिलेगा. और अगर r का वैल्यू -1 से छोटा हो गया तो इन दैट केस हमें जो आंसर मिलेगा वो तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, अगर a जो है वो मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं. लेकिन हमें तो कुछ फाइनाइट नंबर चाहिए. ओके, सो यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो r का वैल्यू है ना तो वो -1 से छोटा होना चाहिए और ना ही 1 से बड़ा होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है दैट मॉड r इज लेस देन 1. r जो है वो -1 से 1 के बीच में हो तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट मॉड r इज लेस देन 1. ओके,
तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है दैट इज a अपॉन 1 माइनस r, a का वैल्यू आपको b गिवन है, सो b अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल्स टू व्हाट, b 5 आपको गिवन है द समेशन। तो यहाँ पर 5 बाई b का b अपॉन 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस r, सो r इज इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस b अपॉन 5, दैट इज 5 माइनस b अपॉन 5। अब क्योंकि r का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, सो 5 माइनस b अपॉन 5 का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन चेंज हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि b का जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ा है और b का जो वैल्यू है वो 10 से छोटा है। ओके, सो b का जो वैल्यू है वो 0 से 10 के बीच में ही होना चाहिए, तभी जो आपका आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ओके, चेंज द फॉलोइंग नंबर इन p बाई q फॉर्म। ओके, ये एक नंबर है, इसका मतलब है जो मैंने डॉट यूज किया है, इसका मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, देखिए सबसे पहले आप नंबर को ले लीजिए x एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.17555 एंड सो ऑन। ओके, अब क्योंकि 5555 है, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स है, तो आप यहाँ पर अब इस तरीके से मल्टीप्लाई करिए 10, 100, 1000 का, वो हमें क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि हमें कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर हमारे मन में यही होना चाहिए 10, 100, 1000 इस टाइप के। ओके, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 1.75। ओके, अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 17.5555। ओके, अगर मैं यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 175.555। ओके, एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, तो ये बनेगा 100x इज इक्वल्स टू देयर इज 17.5555 एंड सो ऑन। ओके, अब 17.555 और x इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो 555 यहाँ से कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा, तो हम एक और क्या करें, हम इसको फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 175.5555 एंड सो ऑन। ओके, अब क्वेश्चन काफी बेटर दिख रहा है कि पॉइंट के बाद में जो रिपीटेशन वाले जो डिजिट्स हैं वो पॉइंट के बाद में दोनों ही फैक्टर में, दोनों ही इक्वेशंस में आ जाने चाहिए। ओके, जब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 100 दैट इज 900x। अब इसको माइनस करूंगा तो 175 माइनस 17 करेंगे, सो 15 माइनस 7 इज 8 एंड 6 माइनस 1 इज 5 एंड दैट इज 158। ओके, पॉइंट एंड पॉइंट 5555, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स है तो दोनों ही इक्वल हुए, तो इन डेसिमल के बाद के नंबर को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दैट बिकम्स 0, सो यहां से अपना जो आंसर आएगा दैट इज 158 अपॉन 900, सो दैट इज आवर आंसर। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जो भी फॉर्म, मतलब इसको आप अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो वो भी आंसर है। ओके, सिमिलरली अब बी क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें डेसिमल के बाद जो रिपीटेशन वाले नंबर है वो सेम रखने हैं। इसको मैं लिखता हूं x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, अब क्योंकि तीनों ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, सो 0.125 125 125 एंड सो ऑन। 1000 से अगर मल्टीप्लाई करूं सो दैट इज 1000x इज इक्वल्स टू 125.125 125 125। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले की तरह में दो इक्वेशन तैयार करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर डेसिमल के बाद में जो नंबर्स है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद जो नंबर है दोनों ही इक्वल हैं, तो हम इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं। देयर इज 999x इज इक्वल्स टू 125, सो x का यहाँ से मिल रहा है 125 अपॉन 999। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। होप आपको इन दोनों से आइडिया हो गया होगा कि थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ओके, सो सबसे पहले तो x को वही लिखना है 2.353535 एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई किससे करें, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको 10 से,
10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, आई थिंक इसको मल्टीप्लाई हमें करना चाहिए 100 से। ओके, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट बिकम्स 235.3535 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद जो नंबर है दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों को माइनस करते हैं, सो दैट इज 99x इज इक्वल्स टू 233। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 233 ओवर 99। तीनों क्वेश्चंस में मैंने जो जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं सब कवर कर लिए हैं। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए आप उसको x अज्यूम करिए और दो इक्वेशन इस तरह से तैयार करिए कि डेसिमल के बाद जो दोनों ही नंबर है वो सेम हो जाएं। पहले क्वेश्चन में हमें दोनों इक्वेशन को खुद से ही तैयार करना पड़ रहा है, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन को तैयार किया, सेकंड इक्वेशन हमारी क्वेश्चन ही था, और थर्ड में भी ऐसे ही हो रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज 3/4 + 7/4 स्क्वायर + 11/4 क्यूब एंड सो ऑन। ओके, अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो हमें एक AP भी दिखाई देगी और एक GP भी दिखाई देगी। AP 3, 7, 11 जो है वो AP को फॉर्म कर रही है, 1/4 + 1/4 स्क्वायर ये जो है वो एक GP फॉर्म कर रहा है। ओके, इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फॉर्मेट को ध्यान रखें तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस होगा। ओके, उससे ज़्यादा हम, क्योंकि फॉर्मूला इसका थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसका प्रोसीजर ध्यान रखें कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको S ले लेता हूँ, लेट से। अब क्या करना है आपको, इसका जो रेशियो है GP का कॉमन रेशियो वो कितना है, दैट इज 1/4। तो आप इस S को 1/4 से मल्टीप्लाई करिए, तो दैट इज 1/4, सो S/4 इज इक्वल्स टू, जब मैं इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आप एक टर्म को आगे शिफ्ट करके लिखें, सो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा 3/4 स्क्वायर 7/4 क्यूब। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ आएगा, दैट इज 11/4 पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। हमने एक टर्म आगे शिफ्ट किया है और क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म जो है वो इनफाइनाइट है इसलिए उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सो S - S/4 दैट इज 3S/4 इज इक्वल्स टू 3/4, ये बनेगा 7/4 स्क्वायर प्लस -3/4 स्क्वायर दैट इज 4/4 स्क्वायर, 11/4 क्यूब - 7/4 क्यूब दैट इज 4/4 क्यूब, similarly 4/4 power 4 up to infinite. Okay, so 3S/4 is equals to 3/4, that is 1/4 plus 1/4 square up to infinite. So 3S/4 is equals to 3/4 प्लस, अगर आप ये देखेंगे तो ये एक इनफाइनाइट टर्म्स की जो है वो GP फॉर्म हो रही है और उसका हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज A/1 - R। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, A का वैल्यू 1/4 हुआ और कॉमन रेशियो भी 1/4 ही हुआ। ओके, सो यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3S/4 का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 3/4 प्लस 1/3। ओके, and that is 4 - 1 is 3 and 4 gets cancel out, so there is 9 + 4 13/12। ओके, सो यहाँ से जो हमें S का वैल्यू मिलेगा दैट इज 4 3 13/9, so 13/9 is the करेक्ट आंसर। ओके, सो जब भी हमें इनफाइनाइट टर्म्स की AGP मिले, इसको बोलते हैं AGP, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली। ओके, तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करना है, हमें कॉमन रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म को आगे शिफ्ट करके दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, इफ सम ऑफ m and hm between two positive numbers is 25 and their gm is 12, then find sum of numbers। ओके, सो हम m, gm और hm के बारे में जानते हैं, मैं तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर दो नंबर्स हैं a and b तो उनका जो m होगा दैट इज a + b/2, उनका जो gm होगा दैट इज √ab और उनका जो hm होगा दैट इज 2ab/a + b। ओके, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ m and hm बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 25। ओके, तो उनका सम हम लिख लेते हैं, a + h का वैल्यू हमें गिवन है 25। ओके, और उनका जो gm है दैट इज 12, सो जो g का वैल्यू गिवन है वो 12 गिवन है। ओके, एक और हम जानते हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे
तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप a इंटू एच करेंगे, तो हमें वो जी स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं दैट बिकम्स ए बी, और ए बी क्या है, ए बी इज जी स्क्वायर। ओके, सो यहां से अगर मैं जी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करूंगा दैट इज इक्वल्स टू 144, और वो जो होगा वो ए जी के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए एक फॉर्मेट है वो हमें याद रखना है कि अगर दो नंबर्स का हमें सम गिवन हो और दोनों नंबर्स का हमें प्रोडक्ट गिवन हो और आपसे दोनों नंबर पूछे जाएं, तो आप उनका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, a माइनस एच का जो वैल्यू होगा, क्योंकि अरिथमेटिक जो मीन होता है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, सो a माइनस एच का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज a प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एच अंडर रूट ऑफ दैट। ओके, आप इसको ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, और ये बनेगा माइनस ऑफ 4h, दैट बिकम्स a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ 2h, सो a माइनस एच होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट बिकम्स a माइनस एच, और क्योंकि a जो है वो h से बड़ा है इसलिए वो मॉड लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एच का वैल्यू, a प्लस एच का वैल्यू जो है 25 स्क्वायर, दैट इज 625 माइनस 4 टाइम्स h, and 4 times h is what, 144 under root of that, so a minus h is equals to 625 minus 4 4 16 and then 7, और ये बनेगा 576। ओके, अंडर रूट, सो a माइनस h का यहाँ से वैल्यू मिल रहा है 9 and 11 minus 7 is 4 49। ओके, सो दैट बिकम्स 7, तो a माइनस h का वैल्यू हमें मिल गया 7 की इक्वल। इस इक्वेशन को मैं 1 बोलता हूँ, इस इक्वेशन को मैंने 2 बोला है। ओके, सो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास बनेगा 2a is equals to 25 plus 7, that is 32। ओके, and 2 multiplied by a is what, a plus b upon 2, so 2 gets cancel out, so a plus b का जो वैल्यू मिल रहा है that is 32। ओके, तो जो दोनों नंबर्स हैं, देन फाइंड सम ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स का जो सम है वो हमें मिला है 32 के इक्वल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जेईई एडवांस से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स a पावर माइनस 5, a पावर माइनस 4, 3 टाइम्स a पावर माइनस 3, 1, a पावर 8 एंड a पावर 10 इज ओके। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है, क्योंकि a के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, a बस 0 से बड़ा है। ओके, इनका जब मैं सम करूंगा तो 1 अपॉन a पावर 5 प्लस 1 अपॉन a पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन a क्यूब प्लस 1 प्लस a पावर 8 और a पावर 10। देखने में तो क्वेश्चन लगता है कि मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। ओके, कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसका जो डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल करेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव पर जाएंगे, वहां से वैल्यू मिनिमम मिलेगा, लेकिन वो काफी ही लेंथी प्रोसेस होगा। ओके, क्योंकि a पावर 10 का डेरिवेटिव होगा, a पावर 5 भी इन्वॉल्व है माइनस टाइम्स। ओके, तो फिर हम जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले a ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है तो दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि यार ये तो प्रॉब्लम हो सकता है एम और जीएम से कुछ रिलेटेड हो। ओके, एम जीएम के बारे में हम जानते हैं कि एम जो होता है नंबर्स का वो हमेशा ही जीएम से बड़ा होता है। ओके, एम का क्या मतलब है, अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो a प्लस बी अपॉन 2 वो हमेशा अंडर रूट ab से बड़ा होगा। 3 नंबर की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 वो हमेशा, ऐसे अगर n नंबर्स की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a1 b1 c1 अप टू सो ऑन एंड पावर 1 अपॉन n। ओके, उससे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो कांस्टेंट चाहिए, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ a। इधर का जो पोर्शन है वो तो सम में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, और उधर का जो पोर्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। मींस हमें ये तो समझ आ रहा है कि हमें मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है कि सभी फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाए, मींस न्यूमरेटर में भी a का उतना ही पावर बने जितना डिनोमिनेटर में बन रहा है। ओके, तो अगर मैं इनको डायरेक्टली सम करूंगा तो ये क्या बनेगा, a पावर माइनस 5, इनका तो सम हम लिख लेंगे, लेकिन जब मैं इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा तो a पावर माइनस 5 माइनस 4 और माइनस 3 दैट बिकम्स माइनस 12, और ये बनेगा a पावर 18 जो कि कैंसिल नहीं हो रहा। ओके, तो अब लॉजिक जो है वो क्वेश्चन में ही है। जब भी इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिले तो हम लॉजिक क्वेश्चन के अंदर से ही ढूंढना है
कि हमें सम किन नंबर्स का करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं नंबर ले रहा हूं a पावर -5 प्लस a पावर -4 प्लस a पावर -3 प्लस a पावर -3 प्लस a पावर -3 प्लस 1 प्लस a पावर 8 प्लस a पावर 10। ओके, मैंने 3a पावर -3 को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। ऐसा करने का रीजन ये है कि यार पावर देखिए -9 एंड -10 दैट इज -18 एंड देयर इज a पावर 18, तो कैंसिल हो गया। ओके, अब ये कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो यहाँ आ जाएगा 8 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सबका प्रोडक्ट करूंगा मैं तो 1 हो जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 8। सो अपना जो नंबर हो गया a पावर -5 a पावर -4, इनको फिर से मैंने कंबाइन करके लिख लिया दैट इज a पावर -3 प्लस 1 प्लस a पावर 8 प्लस a पावर 10 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सो इसका जो मिनिमम वैल्यू हुआ दैट इज 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो देखिए। आप क्वेश्चन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमें एम जीएम का कॉन्सेप्ट यूज करना है, लेकिन जब भी मिनिमम और मैक्सिमम इसकी बात करते हैं तो दिमाग में ये बात हमेशा स्ट्राइक करनी चाहिए कि हो सकता है वो एम और जीएम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to 10 terms। ओके, जनरली मैंने देखा है कि इस टाइप की जब भी सीरीज आती है तो बच्चा घबरा जाता है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए अब सीरीज जो है वो काफी सिंपल है, और जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ओके, यहाँ पर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसका एक जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म का मतलब होता है कि ऐसा टर्म लिखेंगे जिसमें हम n का वैल्यूज पुट करते जाए तो हमें नंबर वो टर्म्स मिलता जाए। जैसे कि सपोज करो छोटा सा एग्जांपल लें, मैं कहूं कि 1 plus 2 plus 3 अप टू सो ऑन है। ओके, इसका जनरल टर्म क्या लिखेंगे, तो इसका जनरल टर्म अगर मैं nth टर्म लिखूंगा तो वो लिखूंगा सिंपली n। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने n का वैल्यू 1 पुट किया तो मुझे पहला टर्म मिलेगा, n का वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो मुझे दूसरा टर्म मिलेगा, दैट 2, 3 पुट करने पे 3 मिला। ओके, इस टाइप से हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे। ओके, और सम क्या होता है, अगर इस पूरी सीरीज का सम निकालना हो तो उसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और सम लिखते हैं Tn। ओके, इन जितने भी टर्म्स हैं उनको हम ऐड करते जाएंगे तो हमें समेशन मिलेगा। ओके, तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है दैट इज 1। ओके, न्यूमरेटर में तो 1 लिखा है, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, मतलब पहले जो टर्म में 1 है दूसरे टर्म में 1 plus 2 है, तीसरे टर्म में 1 plus 2 plus 3 है, मींस जनरल टर्म में भी एक समेशन चल रहा है। ओके, तो जनरल टर्म में अगर समेशन चल रहा है तो हम इसका टर्म कैसे लिखेंगे, जनरल टर्म दैट इज इक्वल्स टू Tn दैट इज 1 अपॉन, नीचे सम चल रहा है उसका सम हम जानते हैं, ये जो सम है दैट इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और वो होता है n into n plus 1 upon 2। ओके, अभी आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे कि मैंने जनरल टर्म लिख लिया, ये कैसे नीचे मुझे दिख रहा है कि नीचे तो यार एक एक टर्म्स इंक्रीज होती जा रही है, एक टर्म इंक्रीज होती जा रही है, मतलब वो एक नीचे भी एक एपी बन रही है, और वो एपी कौन सी है, वो जो है वो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ओके, हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमें जो टर्म लिखा है, आप क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मिले तो जनरल टर्म लिखने के बाद एक फटाफट में आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं n का वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो 1 into 1 plus 1 that is 2, 2 upon 2 1, so 1, मतलब मुझे पहला टर्म तो मिल गया। n का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा that is 2 into 3 upon 2, 2 2 gets cancelled out, that is 3, हमें सेकंड टर्म मिला है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों का सम ना करें आप, t1 का मतलब है पहला टर्म, t2 n का वैल्यू जब मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे दूसरा टर्म मिलेगा। ओके, 3 पुट करूंगा तो मुझे तीसरा टर्म मिलेगा। 3 पुट करते हैं 3 plus 1 that is 4, 2, so 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 6, तो यहाँ से 6 मींस तीसरा टर्म, मींस हमारा जो जनरल टर्म है वो हमने सही लिखा है। ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं, तो Tn का वैल्यू हो जाएगा 2 upon n into n plus 1। समेशन का फॉर्मूला होता है समेशन Tn, और क्योंकि हमें 10 टर्म्स का पूछा है तो n का वैल्यू 1 से लेकर हमें 10 तक जाना है। ओके, ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, n का वैल्यू जहां तक भी आपसे पूछा जाए वहां तक हम उसको लिखेंगे। अब लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप क्या करिए कि n is equals to 1 to 10, तो एज इट इज ये हो गया
और ये हो गया 2/n इंटू n प्लस 1। जब भी इस टाइप की सीरीज मिले तो हम उस सीरीज के दो फैक्टर बनाएं। ओके, दो फैक्टर इस तरीके से बनाएं कि जब मैं उसको ऐड करता चलूं तो कैंसिलेशन होते जाए। ओके, अभी देखते हैं आपको थोड़ा और क्लियर होगा। Sn को लिख लेता हूं मैं, 2 को तो मैंने बाहर ले लिया, दैट इज समेशन n इज फ्रॉम 1 टू 10 1/n into n plus 1। अगर मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा दैट इज 1/n minus 1/n plus 1। ओके, होप आप इतना पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता होगा। ओके, अब क्या करना है, अब सिंपल, अब अपना क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। n का वैल्यू हम पुट करते हुए चलते हैं, तो यहाँ से n का जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये बनेगा 1/1 minus 1/2। ये मैंने n का वैल्यू 1 पुट करने पर मिला है, 2 पुट करने पर मुझे मिलेगा 1/2 minus 1/3 अब 2 जब मैं लास्ट में पुट करूंगा 10 तो ये बनेगा 1/10 minus 1/11। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे तो टर्म्स जो है वो कैंसिल होती जा रही है। 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/3 नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास में पहला टर्म बचा है तो हमारे पास में लास्ट टर्म बचेगा, अगर हमारे पास में सेकंड टर्म बचता है तो हमारे पास में सेकंड लास्ट टर्म बचता है। ओके, तो 1/10 भी कैंसिल हो जाएगा, सो Sn का वैल्यू हो जाएगा 2 into 1 minus 1/11। so Sn is equals to 10 into 2 that is 20/11। so 20/11 is the राइट आंसर। ओके, और अपना जो आंसर है वो 20/11 आ रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मिले तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखिए, देन उसका सम करना है। तो हम उसको डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि आप उसको डायरेक्टली ऐड करते जाएं, आप इस तरीके से उसका फॉर्म बनाएं कि चीजें कैंसिल होती रहें। ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं ऐसी। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है काफी अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ओके, the sum of the first n terms of the series 1 square plus 2 into 2 square plus 3 square up to so on is n into n plus 1 upon n into n plus 1 whole square upon 2 when n is even। इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, फाइंड द सम व्हेन n is odd। क्वेश्चन देखने में तो काफी सिंपल ही लग रहा है और काफी सिंपल भी है, बस कांसेप्ट से भरा हुआ है। ओके, जब n का वैल्यू इवन है तब हमें गिवन है, जब n का वैल्यू ऑड है तो हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है देखिए, द सम व्हेन n इज ऑड। अगर मैं इसमें ऑड टर्म्स ही लूं तो जैसे मान लो मैंने एक टर्म लिया तो 1 स्क्वायर मिलेगा, 3 टर्म्स लिए तो 3 स्क्वायर तक जाएगा, 5 टर्म्स लिए तो 5 स्क्वायर तक जाएगा, 7 टर्म लिए तो 7 स्क्वायर तक जाएगा जब n ऑड है तो अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड, तो जो सीरीज बनेगी वो इस टाइप से बनेगी 2 into 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 into 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, क्योंकि लास्ट टर्म n स्क्वायर ही मिलना चाहिए क्योंकि n का वैल्यू तो ऑड है। ओके, जो हमसे पूछा गया है, अब आपको इसका वैल्यू बताना है। अगर मैं इसके पहले जो टर्म देखूं, अगर मैं इस n स्क्वायर को हटा दूं इस सीरीज में से, तो ये जो सम बचा हुआ है ये तो इवन टर्म्स बचे हैं, क्योंकि ऑड में से अगर आप एक नंबर को निकाल देंगे तो वो इवन बनेगा, तो ये जितने भी टर्म्स हैं वो इवन हुए, और इवन का सम तो हमें गिवन है, दैट इज n into n plus 1 upon 2 n into n plus 1 whole square upon 2। तो क्या मैं उसको यहाँ पर लिख दूं, उसको तो यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन वो जो सम है वो तो n टर्म्स के लिए है, लेकिन ये जो टर्म्स हुए वो तो n-1 टर्म्स हुए ना। तो इस सीरीज का जो सम हमें गिवन है तो हमें केवल n की जगह n-1 पुट करना है। ओके, सो n-1 into n-1 plus 1 whole square upon 2 plus n square। okay, so that becomes n-1 into n square upon 2 plus n square। n square को मैं कॉमन ले लेता हूँ, so ये n-1 plus 2 बनेगा, that is n plus 1 upon 2। तो आप देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ओके, तो जब भी इस टाइप का भी फॉर्मेट मिले तो हमें याद रखना है कि जो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें कहीं ना कहीं n-1 का यूज होगा, क्योंकि आपसे बोला गया है कि n ऑड है तो ऑड के हिसाब से ही हमें टर्म लेना है, और कहां पर जो है वो हमारी सीरीज टर्मिनेट हो रही है उसका भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर।